चीज़ें चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों न लगें, अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं और संभावनाओं को तलाशें, क्योंकि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा मौजूद रहती हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर सत्र को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड को बढ़ावा देने से लेकर एक पेड़ मां के नाम के तहत 1 अरब पेड़ लगाने तक और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की वकालत। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की द्विपक्षीय वार्ता। तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। गुयाना की संसद की विशेष बैठक को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम समिट में भी होंगे शामिल। ब्राजील में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग की सीमाओं से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया की दोनों ने की समीक्षा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों का डाटा साझा करने, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों और मीडिया आदान प्रदान जैसे कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज सभी 288 सीटों पर मतदान जारी। झारखंड के दूसरे चरण में शेष 38 सीटों के लिए भी हो रही है वोटिंग। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। 23 नवंबर को होगी मतगणना। भारत में खेलों के प्रति दृष्टिकोण में आया है एक बड़ा बदलाव, बोले उपराष्ट्रपति। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोचे एवं बॉलिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित। वास्तविक खेलों से ज्यादा डिजिटल खेलों के प्रति युवाओं के बढ़ते झुकाव पर जताई चिंता। नाइजीरिया की यात्रा और ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतर्गत गुयाना पहुंच गए हैं। गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। गुयाना की ये यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति अली ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था, जब उन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जॉर्जटाउन गुयाना में प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में आज भाग लेंगे और क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता को और बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अली के साथ चर्चा करेंगे और गुयाना के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गुयाना की यात्रा कैरेबियन समुदाय के साथ भारत के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 15 सदस्य देश और 5 सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना में 3 दिन तक रहने वाले हैं। गुयाना और भारत के रिश्ते बहुत ही विशेष रहे हैं। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से डालते हैं भारत गुयाना के संबंधों पर नजर।
2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद इस साल ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ G20 शिखर सम्मेलन भी संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 समूह से सभी के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया। G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को समय पर प्रौद्योगिकी और वित्त प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सफल अनुभवों को सभी मित्र देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के साथ साझा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास पारंपरिक भारतीय विचार पर आधारित हैं, जो प्रगतिशील और संतुलित दोनों हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए वाराणसी कार्य योजना को अपनाया था। उन्होंने कहा कि ब्राजील की अध्यक्षता में इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी गई है। हम इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड को बढ़ावा देने से लेकर एक पेड़ मां के नाम के तहत 1 अरब पेड़ लगाने तक और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की वकालत की। The Prime Minister spoke in 2 sessions, one on hunger and poverty and the other on sustainable development and energy transition. And in both of them, he highlighted the huge impact which India had made. In the first one, he highlighted about lifting 250 million people above the poverty line and what measures India has taken. So his speeches are available. So, and in the second one on sustainable development, he emphasized how India is meeting this target of 500 gigawatt of renewable energy, or India is the only country of G20 which has achieved its targets 9 years ahead of schedule and has already achieved 200 gigawatt. Declaration focuses on hunger and poverty. It focuses on climate and energy. It focuses on developmental issues. It focuses a lot on, accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on a major component of this was geopolitics. The declaration has underlines the immense human suffering and adverse impacts of ongoing conflicts. ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में मंगलवार को G20 समिट के तीसरे सेशन का समापन हो गया। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प विषय पर दुनिया भर के नेताओं ने चर्चा की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के दौरान पिछले साल नई दिल्ली में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज़ के साथ वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 वर्षों में ये मेरे मित्र अल्बानीज़ के साथ मेरी 11वीं मुलाकात है। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। Your Excellency एंथनी अल्बनीज़ी, मीडिया के मेरे साथी, नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी एनुअल समिट की बहुत ही सार्थक मीटिंग संपन्न हुई है। पिछले 2 वर्षों में मेरे मित्र अल्बनीज़ी के साथ यह 11वीं मुलाकात थी। ये द्विपक्षीय संबंधों में
नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। एक्टा के लागू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में जॉइंट एक्सरसाइज, यंग ऑफिसर्स के बीच एक्सचेंज और हमारे प्लेटफॉर्म्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। हमने ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोला है और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में अपने कैंपस भी खोले हैं। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक चर्चा हुई। अगले वर्ष हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 वर्ष मनाएंगे। डिफेंस इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, स्पेस, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर काम करेंगे। पारस्परिक लाभदायक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन समझौते के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री एल्बेनीजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय और विशेषकर भारतीय छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री एल्बेनीजी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी नई ऊंचाई छुएगी और फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, रियो डी जेनेरियो में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में चिली के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को कैसे और गहरा बनाया जाए। ये देखकर खुशी हो रही है कि चिली में आयुर्वेद को लगातार लोकप्रियता मिल रही है। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां संबंधों को गति मिल सकती है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ शानदार बैठक हुई। भारत अर्जेंटीना के साथ घनिष्ठ मित्रता को संजोए हुए हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में बहुत अधिक जीवंतता आई है। हमने ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, व्यापार और संस्कृति में संबंधों को बढ़ाने के बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने G20 शिखर सम्मेलन के इतर एक महत्वपूर्ण बैठक में पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग की सीमाओं से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की। पर्वतीय क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास टकराव के 2 बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी।
बैठक के दौरान दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव उपमंत्री तंत्र की बैठक जल्द बुलाने पर भी सहमति व्यक्त की। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में भारत और चीन के बीच सहयोग का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों का डाटा साझा करने, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों और मीडिया आदान प्रदान जैसी कई प्रस्तावों पर भी खास चर्चा की। Foreign ministers met to exchange views. They reviewed the progress in the recent disengagement in the India-China border areas and also discussed the next steps that are to be taken in the bilateral relationship. There will be a number of issues of interest that will come up in these meetings. You referred to the Kailash Mansarovar Yatra. In fact, the External Affairs Minister did flag this as one of the issues to discuss, but when the institutional mechanisms start meeting, I'm sure a number of these issues will be taken up in those meetings. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता दिव्यांगजनों में दिव्यता, उत्कृष्टता और आत्मीयता देखती है। उपराष्ट्रपति दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉक्स और बॉलिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश के युवाओं के डिजिटल दुनिया में डूबे रहने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया युवाओं को वास्तविक मैदानों से दूर डिजिटल खेलकूद में धकेल रही है। By way of these games, we are celebrating something very important, and that is inclusion and dignity for especially abled persons across Asia Pacific. This reflects India's cultural ethos. Our civilization in the world is unique. It's more than 5,000 years old. What it reflects, in Divangjan we see divinity. On this occasion, I would like to flag a serious concern for entire society. And this is very serious. It is getting alarmingly worrisome. In today's fast-paced digital world, our youth and children are increasingly consumed by small plastic screens, you know, the mobile. They are pushed into digital playgrounds away from real playgrounds. I will urge everyone, parents in particular, to ensure that their children are not deprived of real playgrounds because of this small plastic screen. Let us make sure that this digital obsession does not deprive the children, that generation, the thrill, the spirit, the enlightenment of the real playground. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। दिव्यांगों के लिए उपलब्ध पारिस्थितिकी तंत्र से उनकी ऊर्जा और क्षमता को उजागर करने के साथ सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर मौजूद हैं। Ladies and gentlemen, especially abled individuals have a role to play in nation building. The largest, vibrantly thriving democracy, Bharat, home to 1/6 of humanity, has seen the governance becoming more inclusive by ensuring and celebrating participation of Divangjan in democratic process. In our democratic process, Election Commission has taken all steps. Every step has been taken to ensure the fundamental right, the basic right of any person on planet to be participant in deciding his or her fate by electoral ballot and vote was made available to them. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू राजस्थान की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।
इस दौरान उपराष्ट्रपति जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। आज सुबह उपराष्ट्रपति दिल्ली से विशेष विमान द्वारा जयपुर पहुंचेंगे, जहां से भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय काजरा के समीप स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। झुंझुनू जिले के काजरा गांव में स्थित ये विद्यालय 1986 में स्थापित किया गया था, जब भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय योजना शुरू की थी। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज दोपहर 12:20 से संसद टीवी पर देख सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संसद भवन परिसर का निरीक्षण किया। सदन संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं और सांसदों से संबंधित सभी सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। मीडिया कर्मियों और आगंतुकों के लिए आवश्यक प्रबंधों के बारे में जानकारी ली। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने संसद परिसर में सफाई व्यवस्थाएं देखी और संबंधित अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश जारी किए। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 50 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा है, जिसने वैश्विक गतिशीलताओं को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों ने पुलिस बल की कार्यप्रणाली और स्वरूप में बदलाव को आवश्यक बना दिया है। अमित शाह ने कहा कि पिछले दशक में देश ने संघर्ष प्रभावित अत्यधिक क्षेत्रों की हिंसा में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की हिंसा में 70% गिरावट आई है। कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो, तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था। इसको समग्रता से पुनः विचार करने का समय आ गया है। इन नए आपराधिक कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो FIR होगी, इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों और महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं।
झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में दूसरे चरण की अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल संथाल परगना में हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आज सुबह से 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। दोनों राज्यों में 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 26 तारीख को पूरा हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई सरकार का गठन बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में विश्व विद्या गुरुकुलम के छात्रों द्वारा आयोजित रामायण कार्यक्रम में शामिल हुए। चलते चलते आपको दिखाते हैं ये विशेष कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य गुरुपरम्परां श्री जगन्मातरं देवीं स्थितधिपद्मकासनं। ब्राजील देशास्य पुण्यभूम्यां स्वागतं वन्दनं अभिनन्दनं च करोति विश्वविद्यालयः आचार्यः विश्वनाथः। प्रथमं वेदांत गुरुकुलम अस्मद्भिः उद्घाटितं भविष्यति। विश्वविद्या गुरुकुलम इति नाम्ना। चतुर्दश समानी त्वा पुनरेष्याम्यहं पुरीम् इत्युक्त्वा हे सीते, हे लक्ष्मण, एकदा कार्यवैदेह्यं लक्ष्मणश्चोदितो अक्षय्यं परमं शिवम्। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।